कनाडा के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि यहाँ पर अब सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया है। जो इमिग्रेंट्स बहुत सारे ख्वाब लेकर कनाडा आए थे वो अब अपना सब कुछ बेच बाच कर कनाडा छोड़कर वापस जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ मेजर रीजंस पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि लोग कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्री को छोड़कर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो कोई कनाडा से देख रहा है तो वो मेरे इन रीजंस को ज़रूर जो है रिव्यू करे और बताए कि क्या ये रीज़न सही हैं या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से आज जितनी भी बातें मैं करने वाला हूँ वो सारी बातें मेरी ऑब्जर्वेशन की बेस पर होंगी कि जो मैंने लोगों से सुनी है, उनके साथ होते हुए देखा है। पहला रीजन कि जिसकी वजह से लोग कनाडा मूव होते हैं वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। कनाडा का नाम जब आप सुनते हैं तो सबसे पहला आपको ख्याल आता है कि यार यहाँ पर तो बेपनाह जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। किसी भी आप स्टोर के बाहर या शॉप के बाहर से आप गुजरेंगे और आपको वी आर हायरिंग का बोर्ड नजर आएगा। लेकिन ये केस जो है ना पिछले सालों में होता था, अब ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस कंपनी में या जिस स्टोर में 4 बंदों की जगह होती थी वहां पर ऑलरेडी 6 बंदे हायर हैं और जॉब हासिल करना इस वक्त बेहद मुश्किल हो गया है। अक्सर व बेशतर मुझे टोरंटो और ब्रैम्पटन से लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार अहमद भाई 3 महीने हो गए कनाडा आए हुए को जॉब नहीं हो रही। अगर आपका कोई जानने वाला है या कहीं आप रेफर कर सकते हैं तो मुझे हमें जरूर रेफर कर दीजिएगा। टोरंटो और ब्रैम्पटन कनाडा की सबसे बड़ी मार्केट समझी जाती है। अगर आपको किसी दूसरे प्रोविंस में जॉब नहीं मिल रही ना तो ये कहेंगे कि यार मैं टोरंटो मूव हो जाता हूँ, वहां पर तो जॉब मिल ही जाएगी। और इस वक्त हालात इतने खराब हैं कि वहां पर भी जॉब्स नहीं हो रही। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हालात ये हैं कि वो यहाँ पर बेचारे आ गए हैं और वो अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही। और ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बल्कि सिटीजन और पीआर होल्डर्स को भी जो है जॉब हासिल करने में बहुत मुश्किल हो रही है। एक टाइम था कि जब हम बोलते थे कि यार अगर आपके पास कनाडा की पीआर है या कनाडा का पासपोर्ट आपको तो यूं जॉब मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त रिसेशन और इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कनाडा में कि कंपनीज हायरिंग नहीं कर रही बल्कि निकाल रही है एम्प्लॉइज को, और बड़ा कॉमन हो गया है यहाँ पर इस वक्त लोगों को निकालना। दूसरा बड़ा मेजर रीजन जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। नोवा स्कोशिया में जो एनुअल सैलरी होती है एक एम्प्लॉय की वो है अराउंड $50,000 to $60,000। अगर आप $60,000 भी ले लें और उस पर 30% टैक्स लगा लें तो आपके पास जो अमाउंट बचेगी वो अराउंड बचेगी $45,000 कैनेडियन डॉलर्स। टैक्स डिडक्शन के बाद आपके पास जो पर मंथ सैलरी आएगी वो अराउंड होगी 2500 से 3000 कैनेडियन डॉलर्स। इस वक्त हाउसिंग क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया नोवा स्कोशिया में कि जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट पिछले साल तक 1000 कैनेडियन डॉलर्स का था वो इस वक्त 1500 कैनेडियन डॉलर्स तक है। 1500 कैनेडियन डॉलर्स में आपको कोई डाउनटाउन की बात नहीं बता रहा, ये मैं एक नॉर्मल इलाके की बात बता रहा हूँ कि नॉर्मल इलाके में इतना ज्यादा रेंट बढ़ गया। अब जो बंदा अपनी सैलरी का 50 से 60% अपने रेंट और यूटिलिटीज पे पे कर देगा, उसके बाद फिर आपको गाड़ी का इंश्योरेंस पे करना है, उसके बाद आपने ग्रोसरी लेनी है, उसके बाद अगर आपने फैमिली के साथ एक दफा भी बाहर खाना खाने चले जाना है या पिकनिक वगैरह करने चले जाना है तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप ये सोचकर कनाडा आ रहे हैं कि आप कनाडा आने के बाद अपनी पाकिस्तान या इंडिया में जो फैमिली है उसको भी सपोर्ट करेंगे, उनको भी रेमिटेंस भेजेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इतनी अमाउंट आपके पास बचेगी ही नहीं। अगर एक बंदा यहाँ कनाडा में 9 to 5 जॉब कर रहा है और वही पूरी फैमिली को यहाँ पर भी सपोर्ट कर रहा है और वही बंदा पाकिस्तान में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं तो ऐसे कोई ख्वाब ना लेकर आए कि हम बहुत सारी सेविंग कर लेंगे, हम बहुत सारा पैसा बना लेंगे सिर्फ एक ही जॉब से। यही वजह है कि कनाडा आने के बाद आपको 14 से 16 घंटे यहाँ पर आके काम करना पड़ता है। पहले आप 9 to 5 जॉब करते हैं, उसके बाद आपने उबर भी चलानी होती है, उसके बाद आपने कोई दूसरी पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है, आपको हर तरफ से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है ना आपका सर्वाइवल होता है। हाउसिंग क्राइसिस का इशू इतना सिवियर होता जा रहा है कि इस वक्त एज पर द रिपोर्ट्स 25 से 35 हजार कैनेडियन लोग ऐसे हैं जो कि होमलेस हैं। आप अंदाजा लगाएं कि -30 -40 सेंटीग्रेड की सर्दी में बाय टेंटों में रहना कैसे पॉसिबल होगा। और इसकी सिर्फ मेन वजह यही है कि हाउसिंग क्राइसिस, घर इतने हैं नहीं, इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बेचारे आ रहे हैं यहाँ पर वो इतने मजबूर हैं क्योंकि अपार्टमेंट्स महंगे हैं तो एक एक रूम में 2 से 3 जो है स्टूडेंट्स रह रहे हैं, लिविंग रूम में भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कनाडा में, ये अब हो रहा है क्योंकि रिसेशन और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। तीसरा रीजन कि कनाडा लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं, कनाडा लोग आते इसलिए थे क्योंकि उनका एक ख्वाब होता था कि कनाडा हम आएंगे, हम अपना घर बनाएंगे, हमारा अपना घर होगा। अब इशू ये है कनाडा में कि घर जो है बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो टोरंटो में घर एक वक्त पे 5 लाख कैनेडियन डॉलर्स का था, वो इस वक्त 15 लाख 20 लाख डॉलर्स का चल रहा है। इवन के नोवा स्कोशिया में 1 साल पहले तक घर आपको 3 से 4 लाख डॉलर्स का मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ नोवा स्कोशिया में भी तकरीबन वही घर जो 3 लाख डॉलर्स का था वो अब 3.5 4 लाख 5 लाख डॉलर्स का हो गया। उसकी एक मेन वजह ये भी है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए। 2 से 3 साल पहले जो कि मैंने लोगों से पता किया है, इंटरेस्ट रेट जो था वो तकरीबन 2 से 4% था और वही इंटरेस्ट रेट अब बढ़ के 7 से 8% हो गया
और अगर डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो 10% तक भी जो है ना आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा एक घर खरीदने पर। तो आप आइडिया लगा लें कि घर लेना यहाँ पर कितना मुश्किल हो गया। जब मैं ओमान में था तो मेरी एक यूके के सिटीजन से बात हुई थी, तो वो उस वक्त बता रहा था कि यार कनाडा और यूके जैसे मुल्कों में इसलिए मूव होना चाहिए क्योंकि हम जो यहाँ पर रेंट देते हैं वो हमारा एक्सपेंस आउट हो जाता है, हमें कोई फायदा नहीं होता। वही रेंट हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाके अगर हम अपने घर को मॉर्गेज के तौर पर पे करें तो वो हमारा जो है एसेट बन जाएगा। लेकिन वो अब केस ऐसा है नहीं। मॉर्गेज बनता है $1800 $2000, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और यहाँ बैंक्स के रूल्स हैं कि अगर आपने एक महीना मॉर्गेज नहीं पे किया तो दूसरे महीने के एंड पर वो सारी पेमेंट जो आपने अब तक पे की होगी सारी पेमेंट जाया हो जाएगी और बैंक जो है उस घर पे कब्जा कर लेगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना सिवियर इशू है। यही वजह है कि लोग घबराते हैं घर लेने से यहाँ पर। अब चौथा रीजन, हम एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है ना अच्छी सी अच्छी तालीम हासिल करे, वेस्टर्न कंट्रीज में जाए, इंग्लिश बोले। भाई पाकिस्तान में तो ये होता है कि इंग्लिश बोले हमारा बच्चा, ये ख्वाहिश लेकर जो है ना लोग कनाडा आते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि यहाँ पर एजुकेशन के क्या हालात हैं। देखिए मॉन्टेसरी लेवल पर क्लास 1 2 3 ये जो शुरू की लेवल्स की क्लासेस हैं इसमें तो कोई पढ़ाई होती ही नहीं है। इसमें सिर्फ पढ़ाते हैं ये LGBTQ के बारे में, सिर्फ एडल्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। जेंडर आइडेंटिफिकेशन के बारे में उनको बच्चों को बताया जाता है कि यार अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल भी बन सकते हैं, आप गे भी बन सकते हैं, आप लेस्बियन भी बन सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है बताई जाती हैं। इवन कि यहाँ के जो कैनेडियन सिटीजन हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया है इस चीज पे, क्योंकि ये चीज जो पहले दूसरी क्लास से स्टार्ट होती थी अब ये मॉन्टेसरी क्लास में स्टार्ट हो रही है। मतलब एक बच्चे को कुछ पता ही नहीं है और इस लेवल पे इन्होंने ये एजुकेशन में ऐड कर दिया है। और सबसे खतरे वाली बात है वो ये है कि वालिदैन अपने बच्चों को इस चीज पे टोक नहीं सकते। स्पेसिफिकली टीचर्स जो है इस चीज पर हर रोज बच्चों से पूछते हैं कि आपके वालिदैन ने आपसे ऐसी कोई बात तो नहीं की, आपके ऊपर कोई सख्ती तो नहीं की, इसके खिलाफ कोई बात तो नहीं की। अगर वो करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। दैट इज द मोस्ट हॉरेबल थिंग जो कि आप सोच सकते हैं कि आप अपने बच्चे को कुछ अपनी हिसाब से अपने कल्चर के लिहाज से तालीम नहीं दे सकते। वो जो इंडियन मूवी है नमस्ते लंदन, जिसमें जसमीत जो है जैज बन जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट केस है यहाँ कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज की एजुकेशन के लिहाज से। तो अक्सर लोग इस पे कमेंट करेंगे कि घर की अपब्रिंगिंग बड़ी मैटर करती है। वो मैटर करती है, लेकिन ये आप देख लें कि एक सॉफ्टवेयर जो है ना आपके बच्चे के दिमाग में ऐड कर दिया जाएगा, उसको फिर आप निकालते रहें, आप कुछ कह नहीं सकते बच्चे को। ये एक बिटर रियलिटी है कनाडा की जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पांचवा मेजर रीजन है यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज। यार यकीन करें कि इतनी गंदी फैसिलिटीज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पहली मेन एग्जाम्पल वो है कि जिस दिन मैं अपने दोस्त को यहाँ पर इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गया कि जिसमें उसको थ्रॉट इन्फेक्शन था, खांसी हद से ज्यादा आ रही है, सांस नहीं आ रही, उसको मैं सुबह 10 बजे लेकर गया और उसका 5 बजे नंबर आया। 3 बजे उसकी मुझे कॉल आई कि यार अहमद मुझे खुदा के लिए यहाँ से ले जा, मैं तंग आ गया हूँ बैठ बैठ के, मुझे यहाँ पर कोई देख नहीं रहा। इमरजेंसी में बस ये होता है कि विद इन 5 मिनट्स आपको चेक कर लेंगे, आपका बेसिक चेकअप हो जाएगा। उसमें ये आपको देख के बता देंगे कि हाँ यार ये बंदा जिंदा रह जाएगा, मरेगा नहीं। जिंदा रह जाएगा तो ठीक है, अब तू बैठ जा भाई, जब तेरा नंबर आएगा तब तुझे देख लेंगे। तो उसमें भी वो बता रहा था कि उसके साथ भी एक ऐसी बंदी बैठी हुई थी जिसका हार्ट टूटा हुआ था और जो दर्द से चिल्ला रही थी बेसिकली। तो उसका नंबर भी तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद आया और वो कह रहा था कि यार मुझे तो अपने से ज्यादा उस बंदी पे तरस आ रहा था। अगर आपने कोई सर्जरी करवानी है, एक मेरा दोस्त जिसको दिल की तकलीफ हुई यहाँ पर और वो जो है अपना चेकअप करवाने गया, उसको 10 महीने के बाद की जो है अपॉइंटमेंट मिली डॉक्टर की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा है मेडिकल फैसिलिटीज का। उसकी मेन वजह ये कि यहाँ पर डॉक्टर्स है ही नहीं। जो पाकिस्तान से या इंडिया से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके यहाँ कनाडा आते हैं, कनाडा कहता है कि भाई हम आपकी पढ़ाई को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। अगर आपने डॉक्टर बनना है आप यहाँ पर आए, आप यहाँ का टेस्ट पास करें, एग्जाम पास करें, जिसको पास करने में तकरीबन 12 से 15 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स लगेंगे, जिसको पास करने में 2 से 3 साल का टाइम लगेगा, फिर जाके जो है ना हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ भाई आप डॉक्टर बन गए, अब आप जो है ना आ जाएं। इसी गैप की वजह से यहाँ पर डॉक्टर्स की सख्त कमी है। अगर आपको मेडिकल का इशू है, अगर आपकी हेल्थ का इशू है तो भाई कनाडा जरा सोच समझ कर आए। मुझे अभी भी याद है जब मैं पाकिस्तान में होता तो मेरे एक दोस्त को दिल की तकलीफ थी और वो बहुत ही एक्साइटेड था वेस्टर्न कंट्रीज मूव होने का। लेकिन मैं यहाँ पर आने के बाद उसको जो है यकीन के साथ बता सकता हूँ उसको यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं, उल्टा यहाँ पर आने के बाद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। पाकिस्तान में तो यार ये होता है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, विद इन एन आवर आपको जो है ना अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आपका नंबर आ जाता है, चेकअप्स करवा लो। सिर्फ ये है कि आपको वहां पर थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपके पैसे तो निकलते हैं अच्छे खासे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फ्री है, मेडिसिन फ्री नहीं है। मेडिसिन के लिए आपको अलग से इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। कनाडा लोग ये सोचकर मूव होते हैं कि यार यहाँ पर एक हमें सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा, हमारे बच्चे जो है सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। इसी बात पर हमारा
आता है छठा रीजन कि लोग क्यों जो है कनाडा छोड़ कर जा रहे हैं, और वो है क्राइम रेट। यहाँ पर कनाडा में इस वक्त क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टोरंटो, ब्रैम्पटन जैसे एरियाज में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि यार गाड़ियां चोरी हो गई, किसी ने दूसरे को चाकू मार दिया। इस तरीके के क्राइम बड़े ही कॉमन हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात ये होती है कि इस पे पुलिस का रिस्पॉन्स ये आता है कि यार ये बड़ा कॉमन है, इस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सातवां सबसे बड़ा रीजन कि लोग क्यों कनाडा मूव होते हैं। कनाडा दुनिया के उन कुछ ममालिक में आता है कि जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी आपको पासपोर्ट दे देता है। सिर्फ 3-3.5 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। लोग इसलिए यहाँ पर मूव होते हैं। लेकिन अब उसका भी मसला यहाँ पर कनाडा में आ गया। उसकी वजह यह कि इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा हुई है यहाँ पर कनाडा में पिछले 1 से 2 सालों में। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं, दूसरे इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा आए हैं, एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ गई हैं। टोरंटो और ओंटारियो में जो लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उनको पीआर ही नहीं मिल रही। एक्सप्रेस एंट्री में यार आप ये देखें कि पॉइंट टेबल पे 560 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। ये इतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट है कि नियर टू इम्पॉसिबल है कि किसी को एक्सप्रेस एंट्री में पीआर मिल जाए। जो पीआर इस वक्त मिल रही है वो सिर्फ पीएनपी वालों को, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम वालों को ही मिल रही है। इवन दो ओंटारियो प्रोविंस में पीएनपी भी लोगों को नहीं मिल रही। जो मेरे दोस्त ओंटारियो में रह रहे हैं वो पीएनपी भी उनको नहीं मिल रही और वो उस पर भी बड़ा परेशान है। और ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन है कि लोग ओंटारियो से नोवा स्कोशिया और दूसरे इस तरीके के रिमोट प्रोविंसेस में मूव हो रहे हैं ताकि इसी तरीके से हमें जो है ना यहाँ की कनाडा की पीआर मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए। तो भाई ये भी एक मसला है। जब आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं, तो इस वजह से भी जो है लोग अपने मुल्क वापस मूव हो रहे हैं। तो भाई ये हैं वो 7 रीजंस जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़ कर जा रहे हैं। भाई यकीन करें कि ये वो मेजर रीजंस हैं कि जो हम सब जो है इस वक्त यहाँ कनाडा में फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कनाडा से सख्त बेजार हैं। अगर आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा में जिंदगी गुजार रहे हैं और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये बातें सच है या नहीं है। और जो लोग जिनका वीजा लग चुका है, जो 2024 में आने का प्लान कर चुके हैं, वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। वो ये ना बोलें कि यार अहमद भाई ये क्या बात कर दिया आपने, अब क्या हम नहीं हैं, हम तो वीजा लगवा के बैठे हैं। भाई आप बिल्कुल आए, लेकिन आपके दिमाग में ये 14 से 16 घंटे काम करने का जज्बा हो, आपके पास 3 से 4 डिफरेंट सीवीज रेडी हो, आप ऑलरेडी जो है जॉब रिसर्च कर चुके हो, आपने ऑलरेडी सीवीज जो है मार्केट में फैला दी हो अपनी, और हर जगह जो है ना दोस्तों से ऑलरेडी बात करके आइएगा कि भाई मैं आने वाला हूँ यार, तू मेरी जॉब करवा के रखना। अगर इस सोच के साथ आ रहे हैं आप, इतना प्रोएक्टिव माइंड है आपका, तो आप कनाडा जरूर आए। ये बात इन्फ्लेशन की, रिसेशन की, तो किसी भी मुल्क में रिसेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलता है अगर गवर्नमेंट उस पर काम करे, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पर काम जरूर करेगी और 2025 में बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि अभी इमिग्रेशन ये लोग काफी हद तक रोक देंगे। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको भी जो है खुशियां नसीब करे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।